हाय बच्चों, अब हम आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, हमको डिटरमिनेंट निकालने आ गया, हमको माइनर और कोफैक्टर का मतलब समझ में आ चुका है अब तक के वीडियो जितना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब कोफैक्टर की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, ये किसी किसी सम में यूज होता है। ठीक है ना, आगे वाले सम में यूज होने वाला है, इसलिए मैं सोचा पहले आपको प्रॉपर्टी बता दूं कोफैक्टर की। तो पहले हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, जैसे मान लो एक ले लिया डिटर्मिनेंट ए 1 2 3 4। अगर किसी ने बोला इसकी वैल्यू निकालो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता है पहले 1 4 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 × 4। फिर हम लगाते हैं माइनस, फिर करते हैं 2 × 3, है ना, 3 × 2 या 2 × 3। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता आंसर अपना 4 - 6 = -2। ये तो हम नॉर्मली कर देते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में लगभग हमने यही किया है। ठीक है ना, अगर मैं इसके कोफैक्टर्स की बात करूं, ठीक है, कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स A11, कोफैक्टर्स चार, इन चारों का कोफैक्टर निकलता है। तो चारों का फैक्टर A11 भी होगा, A12 भी होगा, A21 और A22, ये चार कोफैक्टर निकलते हैं। और 2/2 का कोफैक्टर मैंने आपको डायरेक्ट निकालना भी सिखाया था। A11 का कोफैक्टर, A21, A12 और A22 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर 4 हो जाएगा। A12 का -3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था आपको कि खाली अगर कोफैक्टर निकालना होता है तो आपको इन दोनों को इंटरचेंज करने का, ठीक है ना, और इन दोनों को भी इंटरचेंज करने का, इधर पे खाली इंटरचेंज करने का, और इंटरचेंज करके साइन भी चेंज करने का। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको 2/2 का कोफैक्टर मिल जाता था। ये छोटा सा ट्रिक था। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कोफैक्टर तो निकाल लिए, ठीक है ना, तो डायरेक्टली निकाल लिया हम लोग ने। अब एक प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको कोफैक्टर की। जैसे कि मान लो ये कोफैक्टर है ना, इधर पे है ना, ये रो के कोफैक्टर्स है ना, ये रो के कोफैक्टर्स है, ये दोनों रो के कोफैक्टर्स है। ठीक है, और रो 1 के ये दो कोफैक्टर निकले और रो 2 के ये दो कोफैक्टर निकले, बराबर। अच्छा, अब है ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, अगर आप इस कोफैक्टर को, पहले रो के कोफैक्टर को पहले रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। जैसे कि मान लो ये पहला रो मैंने उठाया, ये एलिमेंट्स का रो ये उठाया पहला रो, और कोफैक्टर का पहला रो ये उठाया। ठीक है ना, अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, यानी उसी रो का कोफैक्टर उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो 1 × 4 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर दूं और दोनों का सम कर दूं ना, तो देखो क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। ये तो डिटरमिनेंट की ही वैल्यू निकली, डिटरमिनेंट का वैल्यू जो था -2 वही निकला, देखो, है ना। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या हमने फर्स्ट रो का यूज किया, अभी सेकंड रो का यूज करके देखते हैं क्या सेकंड रो में भी ये यूजफुल है कि नहीं। ठीक है ना, अच्छा, अब मैं मान लो सेकेंड रो उठा लेता हूँ। सेकेंड रो अपना है 3 और 4, और सेकेंड रो के कोफैक्टर है 2 और -1। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, इसका आंसर क्या बनता है। तो -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और दोनों का सम करके देखता हूँ क्या बनता है। दोनों का सम करते हैं क्या बनता है, देखते हैं। -6 + 4, इससे भी -2 ही बना। ठीक है, चलो अब यही चीज़ हम लोग कॉलम में भी लगा के देखते हैं, कॉलम में लगा के देखते हैं। अब मैं कॉलम ऐसा पकड़ता हूँ ना, ये कॉलम 1, ये कॉलम 1 के कोफैक्टर हो गए, और ये कॉलम 2 के कोफैक्टर हो गए। ठीक है, अच्छा, अब कॉलम से कॉलम को डील करके देखते हैं क्या आंसर यही बनता है। देखो, अभी कॉलम 1 के एलिमेंट 4 और -2 है, उसी तरीके से इसके कॉलम के एलिमेंट क्या है, 1 और 3। ठीक है ना, तो 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और -2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस -2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बन गया 4 - 6, क्या आ गया, -2। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है हमको, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आ रही है जो हमने
डायरेक्टली निकाला था, नॉर्मली सॉल्व करके निकाला था। अब कॉलम 2 को भी करके देख लेते हैं एक बार, क्या कॉलम 2 में भी ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कॉलम 2 के एलिमेंट -3 और 1 है, और यहाँ पे कॉलम 2 के कॉलम 2 का माइनर यहाँ पर -3 और 1 है, सॉरी कोफैक्टर, और यहाँ पर कॉलम 2 के एलिमेंट 2 और 4 है। तो -3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, और दोनों का सम करके देखते हैं क्या बनता है। -6 + 4, तो क्या आ गया -2। तो ये जो हमने अभी सीखा ना, ये एक प्रॉपर्टी की तरह हमको याद रखना है। ये जो अभी हमने इतना सारा आंसर निकाला डिटरमिनेंट का, ये सारी जो आंसर आपके निकले, ये बॉक्स में अगर करके दिखाऊं, ये सब डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, है ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स, ऐसा लिख लो, ठीक है। तो हमने अगर मोटा मोटा बात समझा, तो हमने ये समझा है कि अगर मैं एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूं उसी रो के कोफैक्टर के साथ, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, ठीक है, और उसका सम करते चलूं। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो 2 बार ऐसा होगा, 2 बार ये चीज होगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसी अगर आपका 3x3 मैट्रिक्स होगा, तो ये चीज आपको 3 बार ऐड करना पड़ेगा, ऐसा 3 बार ऐड होगा, तो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ही मिलेगा, ठीक है। ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी अब सीख लेते हैं कि देखो अभी एक और चीज मैं बता दूं, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इतना आप नोट डाउन कर लो, है ना, फिर इसको थोड़ा अच्छे वे में लिखवा देता हूँ। इसी चीज को मैं इसको अगर 2x2 मैट्रिक्स की बात करूं, तो इसको थोड़ा अच्छे वे में लिखूं ना, तो इसको A11 बोलते थे, इसको A12 बोलते थे, इसको A22 बोलते थे, और इसको सॉरी A21 बोलते थे, इसको A21 बोलते थे, और इसको A22 बोलते थे। तो हमने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकाला, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो कैसे निकाला, हमने A11 को, देखो ना, A11 को, ये A11 था और ये कोफैक्टर का A11 था, प्लस क्या किसको किसके साथ किया, A12 को कोफैक्टर A12 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही तो किया, तो क्या मिला, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो इसी को फॉर्मूला के रूप में लिख रहा हूं, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A21, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए हो गए, है ना। ऐसी अगर 3x3 मैट्रिक्स होगा, ऐसी अगर आपका 3x3 मैट्रिक्स होगा, तो यही चीज 3 बार आ जाएगा, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A21, उसी तरीके से A13 इंटू A13, ठीक है। सॉरी, इधर A12 नहीं आएगा, 12 आएगा ना, मैं गड़बड़ लिख दिया इधर, यहाँ पे A12 यहाँ A12 आएगा, मैं मिस्टेक कर दिया लिखते लिखते, A12 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3x3 मैट्रिक्स की बात करूं, तो A11 A12 इंटू A12 इंटू A13 इंटू कोफैक्टर का A13, इससे भी क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये चीज एक प्रॉपर्टी की तरह यूज होगी, यही है प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, अभी हम देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। यही चीज हम 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के लिए भी करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम सीखने जा रहे हैं। चलो अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमने तो अभी क्या किया था, सेम रो के एलिमेंट को
सेम रो के एलिमेंट को सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया था, तो उससे हमको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिली ना। यहाँ पे हमको क्या मिला, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगर अब मैं उल्टा कर दूं, मान लो मैंने रो 1 पकड़ा, लेकिन कोफैक्टर में रो 1 का नहीं पकड़ रहा हूँ, कोफैक्टर में रो 2 का पकड़ रहा हूँ और एलिमेंट में रो 1 के पकड़ रहा हूँ, तब मल्टीप्लाई करता है तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है ना, तो -2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, प्लस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। आंसर क्या गया, -2 + 2 यानी 0 आ गया। अच्छा, मैं अभी फर्स्ट रो के एलिमेंट पकड़ा था और सेकंड रो के कोफैक्टर को पकड़ा था ना। अब मैं सेकंड रो के एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ और फर्स्ट रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करके देखता हूँ क्या होता है। 4 × 3 प्लस -3 × 4, देखते हैं क्या बनता है। 12 - 12 = 0। इसका मतलब आपने अभी दो प्रॉपर्टी समझ लिया। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर मैं कॉलम 1 उठा रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन कॉलम 1 के एलिमेंट को उठा रहा हूं, लेकिन कॉलम 2 के कोफैक्टर को उठाता हूं, मल्टीप्लाई करके देखता हूं क्या बनता है। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 1 × -3 या -3 × 1 प्लस 1 × 3, तो क्या बन गया, -3 + 3 0। उसी तरीके से अब मैं कॉलम 2 के एलिमेंट्स को उठाता हूं और कॉलम 1 के कोफैक्टर को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 4 × 2 प्लस -2 × 4, तो ये क्या बन गया, 8 - 8 = 0। तो इससे हमको एक और बात, ये दो प्रॉपर्टी हमने सीखा, ठीक है ना, वैल्यू = 0 आती है। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा कि ये पहली प्रॉपर्टी समझ लो इसको, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और ये आपने सेकंड प्रॉपर्टी सीखा। ये दो प्रॉपर्टी हमने सीखा, ये एमसीक्यू में यूज होता है। ये दोनों को अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, तो अगर आप एलिमेंट्स को उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, ये तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन आप अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट उठाते हो और सेकेंड रो के कोफैक्टर को उठाते हो और करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर 0 मिलेगा। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो ये दो प्रॉपर्टी का हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। देखो, हमको डिटर्मिनेंट का आंसर तो निकालने आता है, लेकिन वो लोग ने ना यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट बोल दिया, यानी प्रॉपर्टी लगाओ कोफैक्टर की और यूज करो। ठीक है ना, तो हमने जो अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी सीखा, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने की प्रॉपर्टी सीखा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाता था। ठीक है ना, हम ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अभी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो आपको यही चीज आपको 3 बार लगाना है। ठीक है ना, लेकिन कोफैक्टर निकालने से पहले, कोफैक्टर निकालना है सेकेंड रो का, तो पहले हम लोग उसके माइनर्स निकाल लेते हैं ना, माइनर्स निकाल लेते हैं। तो माइनर हम 2 का निकालें, इसका यूज करना है ना, सेकेंड रो का इस्तेमाल करने बोला आपने तो। ठीक है ना, तो पहले हम लोग माइनर्स निकाल लेते हैं 2 का, माइनर ऑफ 2। देखो, 2 लिखना सही नहीं, क्योंकि आपके पास दो 2 है, पता कैसे चलेगा ये 2 है कि ये 2 की बात कर रहे हैं। तो इसलिए टेक्स्ट बुक में माइनर ऑफ 2 नहीं लिखा है, वो लोगों ने क्या लिखा है, माइनर ऑफ A 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यही तो है। ठीक है ना, तो माइनर ऑफ A 2 1 को अगर आपको याद होगा तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना, फिर माइनर ऑफ हमको क्या निकालना है, माइनर ऑफ
A22 जिसको हम M22 बोलेंगे, यानी 0, है ना। माइनर ऑफ A23 निकालना है, यानी M23। अगर मैं एलिमेंट लिख दूं तो M21 कुछ नहीं, आपका 2 है ना। माइनर ऑफ 2 निकालना है। 22 कुछ नहीं है, 0 है, और 23 कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है ना। तो इधर साइड में ऐसा छोटे सा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब माइनर ऑफ 2 निकालने चलते हैं हम लोग, है ना। माइनर ऑफ 2, तो माइनर ऑफ 2 कैसे निकालते हैं? जब हम 2 का माइनर निकालते हैं तो ये रो, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और बाकी एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, ठीक है ना। आपको ये डायरेक्ट करना है, ऐसा डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है ना, आ जाएगा तो आप डायरेक्ट करो। तो ये बन जाएगा 9 माइनस 16, आ गया -7, ठीक है ना। ये भी हम माइनर ढूंढ रहे हैं, हमको ढूंढना है कोफैक्टर, लेकिन कोफैक्टर ढूंढने के लिए अपने को पहले माइनर पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब M22 की बात करते हैं, इसको पहले यहाँ से हटाता हूँ। अब हम M22 की बात करते हैं, यानी माइनर ऑफ 0 ढूंढना है आपको। अगर माइनर ऑफ 0 ढूंढना है तो आपको करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम भूल जाना है, ठीक है। तो आ जाएगा 5 8 1 3। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलेगा 15 -8, ये आ गया 7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग 1 का माइनर निकाल लेते हैं। तो इस 1 का अगर माइनर निकालना है तो आपको ये रो भूल जाना है और आपको ये कॉलम भूल जाना है। तो क्या आएगा? 5 3 1 2, तो आ जाएगा 10 -3, आ गया 7, ठीक है। ये हमने माइनर निकाल दिया, बराबर। अच्छा, अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने, यहाँ से 2 हटा देता हूँ, 0 हटा देता हूँ, 1 हटा देता हूँ, गंदा दिख रहा है। अच्छा, अब को फैक्टर को हम लोग लिखते कैसे? को फैक्टर को हम लोग लिखते हैं करस्पॉन्डिंग, अगर को फैक्टर की बात करूं तो को फैक्टर को आप A21 बोलते हैं ना, A21, इधर बोलते हैं A22, इधर बोलते हैं A23। तो को फैक्टर का आंसर वही रहता है, देखो आंसर -7 ही रहेगा, यही रहता है। यहाँ पे आंसर 7 ही रहेगा, यहाँ पे आंसर यही 7 रहेगा। आपको अब करना क्या है, खाली साइन चेंज करना है। साइन के सबका साइन नहीं चेंज करते, वो डिपेंड करता है आपका वैल्यू किधर बैठा है, ठीक है ना। तो मैं आपको अगर साइन कन्वेंशन बता दूं तो इधर पहले आप लिखते थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा लिखते थे, ठीक है ना। तो ये आपने आपको ये माइनस इस पे लगा देना है, ये प्लस इस पे लगा देना है, ये माइनस इस पे लगा देना है। आपको खाली वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आपको साइन चेंज करना है। तो फाइनली को फैक्टर आपका निकल के आ गया +7, यहाँ आ गया +7 और ये आ चुका आपका -7, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में क्या किया है, टेक्स्ट बुक में क्या किया है, देखो टेक्स्ट बुक में ऐसा किया है, ये डायरेक्ट उन लोग माइनस नहीं लगाए, यहाँ पे उन लोग ने क्या किया, यहाँ पे उन लोग ने ऐसा कर दिया -1 ये 2 और 1 है ना, तो 2 + 1 कर दिया। -1 ये 2 और 2 है ना, तो 2 + 2 कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, -1 2 + 3 कर दिया, ये 2 और 3 को उठा के। तो वो ऐसा करो, ऐसा समझो, वैसा समझो, ले देके बात तो वही होने वाला है, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने से अच्छा यहाँ तो माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस आ गया। तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने से अच्छा आप सिंपली याद रखोगे, ये साइन कन्वेंशन आप याद रखोगे तो उतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी तो हमने खाली को फैक्टर निकालना। अब को फैक्टर का यूज करके आपको इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको अगर याद है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से मिलती थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता था, हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है ना। तो हम हमको अगर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चाहिए, वैल्यू ऑफ डेल्टा, डिटरमिनेंट को डेल्टा से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड रो का को फैक्टर, सेकेंड ये 2 का को फैक्टर आपका 7 निकला, तो आपको 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपको 2 से 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 का को फैक्टर क्या निकला, 7 निकला, तो आपको 0 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 का को फैक्टर क्या निकला, -7 निकला, तो 1 को आपको -7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आंसर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे
तो ये बन जाएगा 14 प्लस 0 माइनस 7, आ गया 7। तो ये हम लोग डायरेक्ट भी करते तो आ जाता, लेकिन उन्होंने कहा था प्रॉपर्टी लगाओ, डिटर्मिनेंट को फैक्टर्स की प्रॉपर्टी लगा के इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टी यूज किया और इसका आंसर निकालो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। शायद उधर पे कॉलम की बात करी होगी तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो अभी हमारा नेक्स्ट सम सेम टू सेम वैसे ही है, बस अभी हम लोग कॉलम को यूज करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है ना। बाकी इसका आंसर डायरेक्ट भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। तो को फैक्टर निकालने से पहले हम लोग माइनर निकाल लेते हैं ना। तो माइनर किसका निकालना है? थर्ड कॉलम का, यानी इनके माइनर्स निकालने हैं। तो माइनर ऑफ आपको YZ का माइनर निकालना पड़ेगा, ZX का माइनर निकालना पड़ेगा और XY का माइनर निकालना पड़ेगा। तो YZ का पोजीशन कहाँ है? तो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। उसी तरीके से माइनर ऑफ A सेकेंड रो थर्ड कॉलम ZX जो है, और माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, है ना। माइनर को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हो, अभी मैंने आपको बताया था, पहले भी बोल चुका हूँ वैसे कई बार, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा M33 ये सब समझ नहीं आ रहा है तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ YZ, तो आपको समझ में आएगा किसका आप माइनर निकालने जा रहे हो, ठीक है, ZX और XY, ठीक है। ये ऊपर जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर रेड पेन से, ये आपको समझ में आए कि A33 है क्या। बहुत बच्चों को है ना A33 ज्यादा ढूंढना समझ में नहीं आता, तो XY लिख कर दे दिया तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर वो बैठा है, कौन से रो और कौन से कॉलम में बैठा है, ठीक है। तो चलो पहले YZ का हम लोग माइनर निकालते हैं। तो YZ का अगर माइनर निकालना होगा तो हमको वो रो और वो कॉलम दोनों भूल जाना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा 1Y1Z, इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आ जाएगा Z माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अब आपको ZX का माइनर निकालना है। तो ZX के माइनर की बात करूं, इसका आप कॉलम भूल जाओगे और इसी का आप रो भूल जाओगे, ठीक है। तो दिखेगा क्या आपको 1X1Z, इसका आंसर आ जाएगा Z माइनस एक्स। उसी तरीके से सेम वैसे ही अगर मैं थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी XY की बात करूं तो आपको ये रो और ये कॉलम भूल जाना है, ठीक है। तो क्या दिखेगा आपको 1X1Y, तो ये आ गया Y माइनस एक्स, ठीक है ना। इतना तो आपका हो गया। अभी ये XY ये ZX हटा देता हूँ तो आपको समझ में आ चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन हमको तो को फैक्टर चाहिए, को फैक्टर का इस्तेमाल करना है ना। तो को फैक्टर को आप A13 बड़े कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हो, इसको लिखोगे आप A23 और इसको आप लोग लिखोगे A33। तो अगर आपको अभी मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आंसर आया यही आपको यहाँ पर लिख देना है, ये जो आंसर आया यही आपको यहाँ पर लिख देना है। को फैक्टर में कुछ नहीं करना है, बस माइनर की जो वैल्यू आई वही उसके सामने रख देने का, और रखने के बाद आपको इन सब का साइन चेंज कर देगा। सबका साइन चेंज करने का मतलब पोजीशन के हिसाब से साइन चेंज करना है। तो अगर मैं आपको साइन कन्वेंशन दिखा दूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो वाई जेड के करस्पॉन्डिंग क्या साइन आ रहा है, मतलब इसके को फैक्टर के सामने आपको प्लस लगाना है, इसके कोफैक्टर के सामने आपको माइनस लगाना है, और इसके कोफैक्टर के सामने आपको प्लस लगाना है, ठीक है ना। तो ये पूरा अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये बन जाएगा z माइनस वाई रह गया, ये बन जाएगा x माइनस जेड बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कोफैक्टर निकला। अब इन कोफैक्टर का इस्तेमाल करके आपको उस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अभी हमने सीखा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको उसी एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। यानी आपका YZ का जो को फैक्टर था, इधर इधर YZ था मालूम है, मैंने अभी रब कर दिया वैसे, ZX था और इधर XY था, बराबर। तो मुझे YZ का को फैक्टर क्या निकला, Z माइनस वाई। तो YZ को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, Z माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। YZ को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ Z माइनस वाई के साथ, बाद में ZX को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस जेड के साथ, x माइनस जेड के साथ। उसी तरीके से XY को मल्टीप्लाई करूंगा y माइनस
x के साथ। देखते हैं फिर क्या बनकर रेडी होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और दूसरा पेन का इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो पूरा कलर मिक्स मिक्स हो जाएगा। देखते हैं क्या बनता है। ये बन गया वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई बन गया। ठीक है, इतना तो हो गया अपना। इसके अगर आगे मैं कॉमन निकाल लूँ, तो कॉमन निकालूँ मतलब ग्रुपिंग करूँ, तो अगर मैं इनको कॉमन ले लूँ, किसको ले लूँ, देखिए यहाँ पर भी आप रख के छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद तो क्या, जितना आप सिंप्लीफाई कर सके उतनी अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको रख दूँ एक्स स्क्वायर जेड और एक्स वाई स्क्वायर जेड को अगर मैं साथ में रख दूँ, वाई स्क्वायर जेड को साथ में अगर कर लूँ, तो देखो आपको कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये आ गया आपका एक साथ। ठीक है, ये आपका एक साथ आ गया। अच्छा, इसके बाद और मैं दूसरा अगर मैं साथ में रखूं, वाई जेड स्क्वायर को अगर मैं साथ में रख दूं एक्स जेड स्क्वायर के साथ, इसके साथ रख दूं, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ऐसा, फिर बच क्या गया, ये दो बच गए, है ना, ये दो बच गए, तो इनको ऐसे ही रहने देता हूँ जैसे हैं वो ये। अब इससे क्या होगा ना, देखिए एक प्रैक्टिस की बात है ना, आपको कॉमन देखने आना चाहिए। इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, तो z कॉमन निकला, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ अगर कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ आया तो जेड स्क्वायर कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा, वाई माइनस एक्स। यहाँ अगर कॉमन निकाल लूँ, तो एक्स वाई कॉमन निकला, और यहाँ क्या बचा, वाई माइनस एक्स कॉमन बचा। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आपका हर जगह एक्स वाई, देखो ना, आपका हर जगह एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, तो कुछ कॉमन और निकल सकता है, इससे ही हमको ये बात पता चल चुकी है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। हाँ, तो ये बन जाएगा जेड एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स। ठीक है ना, तो मैं अगर एक्स माइनस वाई को मैं कॉमन निकाल लूँ, एक्स माइनस वाई को अगर मैं कॉमन निकालूँ, हर जगह से मैं एक्स माइनस वाई कॉमन निकालता हूँ। जैसे कि यहाँ से भी एक्स माइनस वाई कॉमन निकाला, यहाँ y माइनस एक्स है, तो x माइनस वाई अगर मैं फिर भी यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, तो माइनस साइन छोड़कर जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मैं x माइनस वाई कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ भी x माइनस साइन छोड़कर जाएगा। तो x माइनस वाई अगर मैं बाहर निकाल लूँ, तो पहला बचा z एक्स प्लस वाई, यहाँ बन जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा माइनस एक्स वाई। देखते हैं अभी और क्या होता है आगे, x माइनस वाई, जगह की कमी हो गई, ये बन जाएगा जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इतना तो हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग मेरे ख्याल से, देखते हैं क्या कर पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं जेड एक्स और जेड स्क्वायर को साथ में ले लूँ, जेड एक्स और जेड स्क्वायर को साथ में ले लूँ, जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर कर दूँ प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई कर दूँ, ऐसा ग्रुपिंग कर दूँ, इनका ग्रुपिंग इनके साथ और उसका ग्रुपिंग उसके साथ, ऐसा अगर कर दूँ, तो आपका क्या कॉमन निकल के आएगा, थोड़ा खिचड़ी होने वाला है, एक्स माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स, ऐसा बन गया। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर थोड़ा, नीचे जगह की कमी हो गई, थोड़ा ऊपर इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको सब हटाता हूँ। इतना आप नोट डाउन कर लियो तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको हटाता हूँ और ऊपर सॉल्व करता हूँ। फाइनल ख़त्म हो चुका है वैसे, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई, अगर मैं x माइनस जेड, इन पूरे लाइन में से x माइनस जेड कॉमन निकाल दूँ, x माइनस जेड, ठीक है, या z माइनस एक्स कॉमन निकाल दूँ, तो अगर मैं z माइनस एक्स कॉमन निकालता हूँ, तो इधर बचेगा माइनस जेड प्लस वाई, ऐसा बच गया। ठीक है, तो ये बन गया x माइनस वाई जेड माइनस एक्स
y माइनस जेड। तो और अच्छे से अगर लिख दूं x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, तो फाइनली आपके डेल्टा का आंसर सिंप्लीफाई होकर ये आ चुका है। बाकी आप यहाँ तक करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो देखो ना कितना और ज्यादा मगजमारी हो गई, सिंप्लीफाई करने पे अच्छा आंसर तो आ गया है, लेकिन क्या उतना सोचना, उतना दिमाग लगाना, थोड़ा टाइम वेस्ट होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी अगर आपको आ रहा है इनिशियल स्टेज पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी फाइनल आंसर अगर आपका ये चाहिए तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी ओके डन चलेगा, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 डिमांड कर रहा है कि अगर एक डिटरमिनेंट दिया है ये और ए आई जे कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट करता था, को फैक्टर है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ए आई जे अगर को फैक्टर है और किसका को फैक्टर है, ए आई जे का, ए आई जे स्मॉल ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ए आई जे, और कैपिटल ए आई जे को फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, तो बोला वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमको प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर्स पता होना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था वीडियो के स्टार्ट पे, ठीक है ना। तो पहले मैं कोफैक्टर लिख लेता हूँ ना, करस्पॉन्डिंगली सबके कोफैक्टर्स में लिख कर दिखा देता हूँ आपको। तो A11 A12 अगर कोफैक्टर उसी ऑर्डर में लिखूँ जिस ऑर्डर में डिटरमिनेंट है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर हम यूज करने वाले हैं। तो हम जानते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के लिए क्या चाहिए कि अगर मैंने रो 1 का कोफैक्टर उठाया तो रो 1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई के साथ उसका सम होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। यही रो के लिए एप्लीकेबल है, सेम टू सेम कॉलम के लिए भी ऐसे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो के एलिमेंट्स रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और कॉलम के एलिमेंट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, तो ही हमको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलता है। ये हमने सीख लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर में, ठीक है। अच्छा, देखते हैं पहला प्रॉपर्टी सेट हो रहा है कि नहीं। A11 उन्होंने यूज किया, A11 यानी ये, ठीक है। A12 यूज किया है यानी ये यूज किया है, A13 यूज किया है यानी ये यूज किया है, यानी वो लोग ने रो का इस्तेमाल किया। तो रो को इस्तेमाल, अगर एलिमेंट रो के इस्तेमाल किए तो कोफैक्टर भी इसी के इस्तेमाल होने चाहिए। तो A11 इंटू A11 होना चाहिए, है क्या? नहीं, यहीं पे गलत हो गया ये, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है वो लोग ने। तो A11 यूज किया, हाँ तो चलो A11 यूज किया। A12 यूज किया, A12 चलो रो यूज कर रहे हैं वो लोग, तो को फैक्टर भी रो के होने चाहिए, यही होने चाहिए। A11 इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, है क्या? हाँ चलो ओके है ये। फिर A12 के साथ होना चाहिए, है क्या? नहीं, A12 A21 के साथ है, तो यहाँ पे आके गलत हो गया, तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। उसी तरीके से अब तीसरे ऑप्शन को पकड़ते देखते हैं क्या होता है। तीसरे ऑप्शन में है अपना A21, A21 यानी ये, एक सेकेंड, A21 यानी ये वाला। उसके बाद A22, तो चलो ये वाला लोग सेकंड रो पकड़ रहे हैं। A23 यानी ये वाला। तो अपने को को फैक्टर भी ये तो यही होना चाहिए ना, सेकंड रो का को फैक्टर, यानी A21 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। गलत हो गया ना, गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी बचा, यही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये चेक कर लेते ये करेक्ट ऑप्शन है भी या नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। A11, तो चलो ये रहा A11। A21 ये रहा, यानी वो लोग कॉलम से डील कर रहे हैं। A31 यानी वो लोग ने कॉलम से डील किया है, तो को फैक्टर भी कॉलम के होने चाहिए, ठीक है। तो A11 के साथ है, हाँ है, ओके। A22, सॉरी A21, यहाँ पे A21 था ना, A21 के साथ है, हाँ है, ओके। A31 के साथ होना चाहिए, हाँ, यहाँ भी है, ओके। तो तीनों ओके ओके ऐड हो चुका है, तो फाइनल अपना ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।